नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नौलगढ़ एकेडमी पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं जो आगामी 14 मई को होने वाली ईओ और आरओ एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में न्यूनतम 4 से 5 और अधिकतम 6 से 7 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इस टॉपिक को आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पहली योजना के साथ। पहली योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत खाने के बावड़े जयपुर से की गई थी सीएम अशोक गहलोत द्वारा। घोषणा की बात करें तो इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, वो भी सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। प्रारंभ बात करें तो 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के समस्त नगरीय निकाय में इस योजना की शुरुआत की गई थी। पर्टिकुलरली शुरुआत की बात करें तो खाने के बावड़े जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। बजट की बात करें तो बजट 800 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है सालाना। नोडल विभाग की बात करें तो राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार इसका नोडल विभाग है। जिला स्तर पर इसका नोडल विभाग जिला परियोजना समन्वय समिति है, जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होगी। और निकाय स्तर पर नगरीय निकाय इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। यह एक राज्य सरकार योजना है, इसलिए वित्त वहन 100% राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत मनरेगा की तर्ज पर की गई है। योजना में आयु सीमा की बात करें तो योजना के अंतर्गत रोजगार पाने हेतु पात्र व्यक्ति की उम्र सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार देना है। इसमें मजदूरी दर निर्धारित की गई है। मजदूरी दर की बात करें तो मेट प्रतिदिन 271 रुपये दिए जाएंगे, अकुशल श्रमिक को 259 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे, अर्धकुशल श्रमिक को 271, कुशल श्रमिक को 283 और उच्च कुशल को 333 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। लागत और पारिश्रमिक भुगतान की बात करें तो सामान्य कार्य के लिए पारिश्रमिक और लागत का अनुपात 75:25 है। विशेष प्रकृति के कार्य के लिए यह अनुपात 25 से 75 है। सामान्य कार्य गटर नाली की सफाई, सार्वजनिक शौचालय, तालाब की सफाई आदि ये सामान्य कार्य में आते हैं। विशेष कार्य की बात करें तो विशेष कार्य में बागवानी, रेशम उत्पादन, वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, पक्का सड़क निर्माण आदि विशेष कार्य में आते हैं। सामान्य कार्य का अनुपात पारिश्रमिक और लागत का अनुपात 75:25 है, जो इम्पोर्टेंट है। और विशेष प्रकृति के कार्य का अनुपात पूछे तो पारिश्रमिक और लागत का अनुपात 25:75 है। और इसमें आवेदन के अधिकतम 15 दिन में रोजगार दिया जाएगा। बजट 2023-24 के तहत इस योजना में प्रतिदिन परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस का रोजगार कर दिया गया है। यह मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में इस योजना की शुरुआत की गई है। आवेदन के अधिकतम 15 दिनों में रोजगार दिया जाएगा। आवेदक परिवार जिस वार्ड या जोन में रहता है उसे प्राथमिकता के आधार पर उसी वार्ड में रोजगार दिलाया जाएगा। कहने का मतलब है जिस जहाँ व्यक्ति रहता है उसी वार्ड में उसको रोजगार दिया जाएगा। भुगतान करें पेमेंट की बात करें तो 15 दिन काम पूरा होने के बाद अगले 15 दिनों में सीधा बैंक खाते में श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी की दर से उसके खाते में सीधा पेमेंट आ जाएगा। योजना के तहत कार्य 5 प्रकार के योजना के तहत कार्य हैं, जिसमें पर्यावरण व जल संरक्षण संबंधी कार्य, कंजर्वेशन कार्य, हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधित कार्य और संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य। पहली योजना कंप्लीट। अब बात करते हैं इस योजना में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी। तो इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। बजट की बात करें तो बजट 800 करोड़ रुपए सालाना निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत राजस्थान के समस्त नगरीय निकाय में की गई थी। खाने की बावड़ी जयपुर से सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की पर्टिकुलर शुरुआत की गई थी। इस योजना में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना में के अंतर्गत गारंटी शुदा रोजगार देने तो किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो स्वायत्त शासन विभाग के अधीन समस्त स्थानीय नगरीय निकाय को इसमें गारंटी शुदा रोजगार देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो इसके अंतर्गत ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार पाने हेतु पात्र व्यक्ति की उम्र सीमा क्या निश्चित की गई है। तो इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष तक इसकी निश्चित की गई है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो इसमें संबंधित जिला कलेक्टर इस योजना का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा इसमें मजदूरी पूछी जा सकती है। मजदूरी दर क्या पूछी जा सकती है। तो इसमें मेट की 271 रुपये है, अकुशल श्रमिक की 259 रुपये है, अर्धकुशल श्रमिक की 271 रुपये है, कुशल श्रमिक की 283 रुपये है और उच्च कुशल की 333 रुपये
है। इसके अलावा इसमें अनुपात भी पूछा जा सकता है, जो लागत और पारिश्रमिक भुगतान अनुपात है। सामान्य कार्य के लिए 75:25 है, विशेष प्रकृति कार्य के लिए 25:75 है। इसके अलावा इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो संबंधित जिला कलेक्टर जिला परियोजना समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कमेटी का सचिव कौन होगा? तो इसमें आयुक्त, नगर निगम का आयुक्त या नगर परिषद का आयुक्त इस जिला स्तरीय कमेटी का सचिव होगा। इसके अलावा इस योजना से कुछ नहीं पूछा जा सकता और उससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगली योजना है हृदय योजना। हृदय योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हृदय इसकी फुल फॉर्म होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंशन योजना। हिंदी में बात करें तो इस योजना का हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। इस योजना का उद्देश्य शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत का संरक्षण करना है। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसका मतलब ये होता है इसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार वहन करेगी, इसलिए 100% इसका वित्त भारत सरकार वहन करेगी। मंत्रालय की बात करें तो इसका मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार मतलब महुआ इसका मंत्रालय है जो इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। और इस योजना के लिए बजट की बात करें तो बजट 500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। यह योजना 4 साल तक एक्टिव थी। अवधि की बात करें तो दिसंबर 2014 से इस योजना की शुरुआत की गई थी और यह 31 मार्च 2019 तक क्रियान्वित थी। हृदय योजना में देश के कुल 12 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें राजस्थान का एक शहर अजमेर शामिल है। 12 शहरों में अजमेर राजस्थान में है, अमृतसर पंजाब में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, बादामी कर्नाटक में है, द्वारका गुजरात में है, गया बिहार में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, पुरी उड़ीसा में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वेलकनी तमिलनाडु में है और वारंगल तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के इसमें 2-2 शहर शामिल किए गए हैं और राजस्थान का एकमात्र शहर अजमेर इस योजना में शामिल है। योजना में देश के कुल 12 शहरों का चयन किया गया है। योजना का उद्देश्य शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत का संरक्षण करना है। 100% भारत सरकार योजना है। मंत्रालय की बात करें तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार इसका क्रियान्वयन कर रहा है। यह 4 साल तक क्रियान्वित थी। 31 मार्च 2019 तक ही यह योजना एक्टिव थी। उसके बाद इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। बजट 500 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब इस योजना में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस योजना में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना में देश के कितने शहरों को चिन्हित किया गया था? तो इसमें इस योजना में देश के 12 शहरों को चिन्हित किया गया था। इसके अलावा हृदय योजना के राजस्थान से किस शहर को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के अजमेर शहर को हृदय योजना में शामिल किया गया है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदय योजना में कौन कौन से शहर शामिल है। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदय योजना की मिशन की अवधि समाप्त कब हुई? तो इस मिशन की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त की हुई थी। यह योजना भी कंप्लीट। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना का प्रारंभ 6 अगस्त 2021 को किया गया था। घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा बजट 2021-22 में इस योजना की घोषणा की गई थी। नोडल विभाग इसका स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर करता है और निकाय स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन शहरी निकाय करता है। वित्त पोषण 100% राज्य सरकार करता है, क्योंकि यह राज्य सरकार योजना है, इसलिए 100% वित्त पोषण राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, प्लम्बर, रंग पेंट करने वाले इत्यादि को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में कोविड-19 से प्रभावित हुए शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में का प्रावधान है कि लाभार्थी को 1 वर्ष के लिए बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये का अधिकतम ऋण दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार वहन करेगी। ऋणदाता संस्थान सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण प्रदान करेंगी। ऋण के पहले 3 महीने मोरेटोरियम अवधि होगी, जिसमें लाभार्थी को कोई भुगतान नहीं करना है। ऋण का वितरण 31 मार्च 2022 तक 1 वर्ष हेतु किया गया था।
लाभार्थी को चौथे महीने से 15 महीने तक 12 समान मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। भुगतान की बात करें तो प्रावधान लाभार्थी को 1 वर्ष के लिए बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये का अधिकतम ऋण दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के। अनुदान 100% राज्य सरकार वहन करेगी। ऋणदाता संस्थान की बात करें तो सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, ये ऋणदाता संस्थान होंगी। ऋण के पहले 3 महीने कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा। उसके बाद लाभार्थी को चौथे महीने से 15 महीने तक 12 समान किस्तों में भुगतान करना होगा। ऋण उपलब्ध स्कीम की बात करें तो इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कहने का मतलब यह 5 लाख लोगों को जो पहले आएगा पहले पाएगा, इस आधार पर 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लाभार्थी को ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष इसकी निर्धारित की गई है। इसमें 3 कैटेगरी दी गई है। जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और पारिवारिक मासिक आय 50,000 रुपये से कम हो, वो इस योजना का लाभार्थी होता है। इसके अलावा शहरी बेरोजगार युवा हेतु पात्रता है वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जिसे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा शहरी स्ट्रीट वेंडर्स हेतु पात्रता सर्वे में चयनित स्ट्रीट वेंडर्स होना चाहिए। इसके अलावा विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्रधारी वेंडर्स होना चाहिए। सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें निकाय द्वारा LOR जारी किया हुआ है वो इस योजना का पात्र हो सकता है। इसके अलावा असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार हेतु पात्रता, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, चाय वाला इत्यादि इस योजना का पात्र है। जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोग भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इस योजना में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस योजना में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना की घोषणा कौन से बजट में की गई थी। तो इस योजना की घोषणा बजट 2021-22 में इस योजना की घोषणा की गई थी। ब्याज की बात करें तो उसमें 50,000 तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा और पहले आओ पहले पाओ की स्कीम के आधार पर ब्याज दिया जाएगा। अनुदान की बात करें तो राज्य सरकार 100% अनुदान वहन करेगी। इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इस योजना का क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा है। तो इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगली योजना है अमृत मिशन। अमृत मिशन की बात करें तो अमृत मिशन की फुल फॉर्म होती है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में बात करें तो इसका पूरा नाम होता है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। शुभारंभ की बात करें तो इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 25 जून को राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में 25 जून को अमृत मिशन की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका पूरा नाम होता है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत दिल्ली से की गई थी। नोडल मंत्रालय की बात करें तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय महुआ इसका नोडल मंत्रालय है। राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग है, शहरी स्तर पर स्थानीय निकाय है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो नोडल मंत्रालय इसका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय महुआ इसका नोडल मंत्रालय है, जिसके मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग करता है। शहरी स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय करता है। राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल है। इस योजना का पुराना नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। कहने का मतलब है इस योजना पहले ही है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के रूप में संचालित थी, लेकिन 25 जून को इस योजना का नाम अमृत मिशन कर दिया गया है। इस योजना में देश के कुल 500 शहर को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान के 29 शहर शामिल हैं। अभी हाल ही में राज्य वार्षिक कार्य योजना की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को पहला स्थान मिला है। इस योजना का उद्देश्य शहर के परिवारों, बुनियादी सेवाओं, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन व सुख सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसंरचना सर्जन करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा विशेषकर गरीब और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। कवरेज की बात करें तो इसमें छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर पालिका, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर और कस्बे हैं वो इस योजना में शामिल है। हृदय स्कीम विरासत शहर वर्गीकृत सभी शहर कस्बे भी इस योजना में शामिल है। बजट की बात करें तो इसका बजट 50,000 करोड़ रुपए इसका बजट निर्धारित किया गया है।
योजना में घटक की बात करें तो योजना में 5 प्रकार के घटक हैं, जिसमें जल आपूर्ति और नल से पानी पहुंचाना, सीवरेज सुविधाएं, हरित स्थल एवं पार्कों की स्थापना या संरक्षण, पैदल मार्ग, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, और इसके अलावा अंतिम में बाढ़ वर्षा जल निकासी के नाले को कम करने या बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी के लिए नाले, ये इसके 5 घटक हैं। बजट इसका 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अमृत मिशन की अवधि, अमृत मिशन 2015 से 2020 तक के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसको 31 मार्च 2000 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया था। अब 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया था, जो अमृत मिशन का दूसरा चरण था। अमृत मिशन 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी। बजट घोषणा की बात करें तो इस 2.0 की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी, जिसकी अवधि 2025 से लेकर 26 तक है। कहने का मतलब ये है कि अमृत मिशन 2.0 की 2025-26 तक इसकी अवधि है। बजट की बात करें तो इसके लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ ने इस योजना का शुभारंभ किया है, और इस योजना का लक्ष्य लगभग 4700 यूएलबी शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति और 100% कवरेज इस योजना का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। स्टार्टअप की बात करें तो यह PP 3P मॉडल पर आधारित है। 3P का मतलब होता है सार्वजनिक निजी भागीदारी है। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेगा और उस पर यह काम कर रहा है। इसका लक्ष्य की बात करें तो सीवरेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार, जल सुरक्षित शहर बनाना और सीवरेज के पानी नदियों के पानी में न मिलने देना इस योजना का लक्ष्य है। बजट 2023-24 में 183 शहर कस्बे, जिसमें पेयजल वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना है, नवीन स्रोत उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए बजट 2023-24 में 5122 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं अमृत मिशन में जनसंख्या और शहरी राशि का अनुपात क्या है। तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों और राशि का अनुपात केंद्र, राज्य और शहरी क्षेत्रों में 33% है। मतलब कहने का मतलब है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है, इसमें राशि का अनुपात 33% केंद्र सरकार, 33% राज्य सरकार और 33% शहरी निकाय इसका वहन करेगा। इसके अलावा 10 लाख से अगर कम जनसंख्या है तो इसके लिए राशि का अनुपात 50% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार और 20% शहरी सरकार वहन करेगी। धनराशि में 4 भाग शामिल होंगे, जिसमें परियोजना निधि होगी, जिसमें वार्षिक बजटीय आवंटन की 80% होगी। सुधारों हेतु प्रोत्साहन निधि होगी, जिसमें वार्षिक बजटीय आवंटन की 10% होगी। इसके अलावा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय निधि होगी, जिसमें वार्षिक बजट की 8% होगी। इसके अलावा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के लिए शहरी विकास मंत्रालय की निधि होगी, जिसमें वार्षिक बजटीय आवंटन की 20% होगी। अब इस योजना के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि इस योजना में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमृत 2.0 लॉन्च कब किया गया था। तो यह 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अमृत मिशन योजना के फंडिंग पैटर्न के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों का प्रतिशत अंशदान कितना है। तो यह 50%, 30% और 20% है। इसके अलावा अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो इसमें केंद्र, राज्य और शहरी क्षेत्र का अनुपात 1/3 है। तीनों को 33% अनुपात में विभाजित किया गया है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है। तो इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसके आधार पर आपको पूछा जाएगा कि इसमें मुख्य उद्देश्य इसका क्या है और इसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब चर्चा करते हैं अगली योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका ध्येय वाक्य था सभी के लिए आवास। तो इसके लिए आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसकी टैगलाइन क्या है। तो इसकी टैगलाइन है सभी के लिए आवास। नोडल विभाग की बात करें तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय महुआ इसका नोडल विभाग है। क्रियान्वयन की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, शहरी स्थानीय निकाय इसका क्रियान्वयन कर रही है। आवेदन आप ई-मित्र से भी कर सकते हैं और CSC साइट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक किफ़ायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। और इस योजना की हाल ही में अवधि को बढ़ाकर मार्च 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक इस की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इस योजना में वित्त पोषण अनुपात की बात करें तो इसमें सामान्य राज्य और मैदानी राज्य हैं, वहाँ केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है। उत्तर पूर्वी राज्य या हिमालय प्रदेश वाले राज्य है तो वहाँ इनका 90:10 है। कहने का मतलब है जहाँ सामान्य राज्य है, मैदानी भाग है, वहाँ केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये जो राज्य है इनमें, और हिमालय प्रदेश वाले जो राज्य है इनमें ये अनुपात 90:10 है। कहने का मतलब 90% वित्त केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 चरणों में शुरू किया गया था। पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक था, जिसका लक्ष्य 100 शहर को शामिल किया गया था। उसके बाद दूसरा चरण अप्रैल 2017 से शुरू हुआ था, जो मार्च 2019 तक चला था, जिसमें लक्ष्य 200 शहर को और शामिल किया गया था। इसके अलावा PMAY का चरण तीसरा शुरू किया गया था, जो अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक चला था, जो देश के सभी बाकी बचे हुए शहर को उसमें शामिल किया गया था। योजना में लाभार्थी पात्रता की बात करें तो इसमें एक ही घर का लाभ मिल सकता है, और जिसके पास पक्का मकान है उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। अन्य किसी योजना का पात्र है उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिसके पास भूमि हो, कानूनी रूप से स्वामित्व हो, तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्य क्षेत्र मुख्य 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी है, स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास है, भागीदारी में किफ़ायती आवास है, और इसके अलावा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण है। ये प्रमुख 4 कार्य क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं। ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी में कैटेगरी डिवाइड की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मतलब EWS के लिए जिसकी आय सीमा 3 लाख तक है, उसे ब्याज में 6.5% की छूट दी जाएगी। जो अल्प आय वर्ग का है उसे 3 से 6 लाख तक जिसकी आय सीमा है उसने 6.5% की ब्याज छूट दी जाएगी। इसके अलावा मध्यम वर्ग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। दोनों को ब्याज प्रतिशत 4% की छूट दी गई है। जिसकी आय सीमा 6 से 12 लाख तक है उसे 4% ग्रुप 1 के लिए है। ग्रुप 2 के लिए जिसकी आय सीमा 12 से 18 लाख तक है उसको 4% छूट दी गई है। कहने का मतलब है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो मध्यम आय वर्ग के हैं उन्हें 4% की ब्याज छूट दी जाएगी। इसके अलावा EWS के लिए और अल्प वर्ग के लिए 6.5% की ब्याज की छूट दी जाएगी। इसमें कच्ची बस्तियां हटाकर नए फ्लैट बनाए जाएंगे। कुछ फ्लैट कच्ची बस्तियों वालों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिसकी आय 1.5 लाख रुपए केंद्रीय सहायता है, मतलब EWS के लिए कुछ फ्लैट आरक्षित बिल्डर द्वारा दिए जाएंगे और 1.5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। अब चर्चा करते हैं कि इस योजना से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो इस योजना का लक्ष्य है 31 मार्च 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना पूर्ण करना। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, मुख्य उद्देश्य क्या हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में EWS श्रेणी के लिए कितने प्रतिशत आवासों का निर्माण किया जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में EWS श्रेणी के लिए 35% आवासों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। तो EWS की वार्षिक आय 3 लाख वार्षिक होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित में किन एजेंसियों द्वारा किया जा सकेगा। तो इसमें शहरी स्थानीय निकाय, आवासीय बोर्ड, विकास प्राधिकरण, ये सभी इसका क्रियान्वयन करेगी। इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी आय सीमा निर्धारित की गई है, मध्यम वर्ग के लिए कितनी आय सीमा निर्धारित की गई है, अल्प वर्ग के लिए इन्हें कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण किस मद से किया जाता है। तो इसमें वित्त पोषण केंद्रीय प्रायोजित स्कीम PSS के द्वारा इसमें वित्त पोषण किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना में कौन कौन से कस्बे शामिल होने के पात्र होंगे। तो इस योजना में जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक और बाद में नोटिफाइड किए गए कस्बे, जो 2011 की जनगणना में जिसको मान्यता दी गई है और जो बाद में मान्यता दी गई है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत व्यक्ति पात्र परिवारों को आवास के निर्माण अथवा विद्यमान आवासों के विस्तार के लिए कितनी राशि तक की केंद्रीय सहायता मिल सकेगी। तो इसमें 1.5 लाख रुपए तक की केंद्रीय सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार से मिल सकेगी। अब है अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इस योजना की बात करें तो इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। घोषणा की बात करें तो इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नोडल विभाग की बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय इसका नोडल विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसका नोडल विभाग है। उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है खुले में शौच से मुक्त करना, 4041 सांविधिक कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना। क्रियान्वयन की बात करें तो इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग करता है, शहरी स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय
करता है। कहने का मतलब है योजना में नोडल विभाग केंद्र स्तर पर शहरी विकास मंत्रालय है, राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग है, शहरी स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय करता है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन शहरी का क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त करना और जो कस्बे हैं उनमें नगरीय अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य और घटक की। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है खुले में मल त्याग व हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, शहरी स्थानीय निकाय हेतु क्षमता संवर्धन। और इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक था। घटक की बात करें तो इसमें पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और क्षमता निर्माण एवं जन जागरूकता। इसका निर्धारित लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक था। 2 अक्टूबर 2019 तक पारिवारिक शौचालय 66.42 लाख पारिवारिक शौचालय का निर्माण हो चुका था। सामुदायिक शौचालय 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय का निर्माण 2 अक्टूबर 2019 तक हो चुका था। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय की बात करें तो 2019 तक 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका था। ये प्रमुख डाटा हैं, इनको आपको नोट करना है, अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 100% हो चुका था। कहने का मतलब है जो निर्धारित लक्ष्य किया गया था 2 अक्टूबर 2019 तक, इसमें 66.42 लाख पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया गया था। और इसके अलावा 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय, इसके अलावा 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में घरेलू शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 4,000 रुपये केंद्र सरकार, 4,000 रुपये राज्य सरकार और 4,000 रुपये शहरी निकाय का अंश दिया जाता है। भारत में सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जिसका 7वां संस्करण जारी किया गया था, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर जो 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले हैं वो इंदौर, सूरत और न्यू मुंबई है। जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है वो शहर है पंचगनी महाराष्ट्र में, पाटन चंडीगढ़ में और इसके अलावा करहड़ महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जयपुर हेरिटेज को 26वां और जयपुर ग्रेटर को 33वां स्थान मिला है। उद्देश्य 1 लाख से अधिक सभी शहरों को ODF++ बनाना और 1 लाख से कम वाले जनसंख्या वाले शहरों को 50% वाटर प्लस बनाना। और पहला फर्स्ट शौच मुक्त राज्य था सिक्किम। कहने का मतलब है सिक्किम भारत का पहला राज्य था जिसे शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था। और इस रिपोर्ट में जयपुर हेरिटेज को 26वां स्थान मिला है और जयपुर ग्रेटर को 33वां स्थान मिला है। इसके अलावा इस योजना में 50% तक शौचालय निर्माण 5 राज्यों में किए गए थे। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 5 राज्यों में 50% तक शौचालय निर्माण हो चुका था। 2014 से 21 तक शहरी स्थानीय निकाय में स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार ODF 4,360, ODF+ 2,158 और ODF++ 551 को घोषित किया जा चुका था। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 था। इसके लिए बजट 1.41 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। इसकी अवधि 2021 से 2025-26 तक इसकी अवधि है। इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। कहने का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की बजट घोषणा है 2021-22, बजट है 1.41 लाख करोड़। योजना लागू हुई थी 1 अक्टूबर 2021 को और इसकी अवधि है 2021 से 2025-26 तक। और राजस्थान को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था 31 मार्च 2018 को। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, राजस्थान को खुले में शौच मुक्त कब घोषित किया गया था? 31 मार्च 2018 को। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में देश को समर्पित की गई थी। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था, इसका लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य कब क्या थे, इसकी समयावधि क्या रखी गई थी, ODF+ के लिए विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब की गई थी, इसके लिए बजट कितना था, राजस्थान को खुले में शौच मुक्त कब घोषित किया गया था। इसके अलावा सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, 1 लाख से कम आबादी वाले में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, जयपुर हेरिटेज को कौन सा स्थान मिला, जयपुर ग्रेटर को कौन सा स्थान मिला और भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था। इसके अलावा घरेलू शौचालय के लिए कितना रुपये दिया जाता है? 12,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 4,000 रुपये केंद्र सरकार, 4,000 रुपये का राज्य सरकार और 4,000 रुपये शहरी निकाय का अंश
दिया जाता है। इसके अलावा कितने शौचालय का निर्माण किया गया था, कितने शौचालय इसके घटक हैं, पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, कितनों का निर्माण किया गया था, लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक कितना प्राप्त किया जा चुका था। अब है अगली योजना। अगली योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। इस योजना का प्रारंभ 23 सितंबर 2023 को किया गया था। कहने का मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये योजना शामिल थी। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। इस योजना का पुराना नाम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था। कहने का मतलब है पहले यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रूप में संचालित थी, लेकिन 23 सितंबर 2013 को इसका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसका नाम कर दिया गया था। तब से यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में संचालित होने लगी। नोडल विभाग की बात करें तो आवास और शहरी गरीबी उपशयन मंत्रालय भारत सरकार इसका नोडल विभाग है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 19 फरवरी 2016 को इस योजना का नाम बदल दिया गया था और इस योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। कहने का मतलब है पहले इसका नाम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था, जो 23 सितंबर 2023 को इस योजना का नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया था। उसके अलावा 19 फरवरी 2016 को फिर से इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गरीबी दूर करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और कौशल विकास के अवसर सृजन करना। इसके अलावा इस योजना का नोडल विभाग आवास और शहरी गरीबी उपशयन मंत्रालय भारत सरकार है। राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन राज्य स्वायत्त शासन विभाग है। जिला स्तर पर नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, जो जिला स्तर पर नगर पालिका है, वो इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में थी और इसका क्रियान्वयन सभी जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा था। वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60:40 है और पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी वाले राज्य जो हिमालय श्रेणी में आते हैं 90:10 है। कहने का मतलब है जो राज्य सामान्य श्रेणी में आते हैं उनका अनुपात 60:40 है। 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। इसके अलावा हिमालय और पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी वाले राज्य इसमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करती है। वर्तमान में इसमें इस योजना में 790 शहर शामिल है। राजस्थान 196 नगरीय निकाय में लागू है। कहने का मतलब है राजस्थान में वर्तमान में 240 नगरीय निकाय है और राजस्थान में 196 नगरीय निकाय में यह योजना लागू है। बजट की बात करें तो बजट 2021-22 में अनुमानित राजस्थान को 54.04 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ, जिसमें 40.53 करोड़ रुपए राजस्थान खर्च कर चुकी थी। उसके अलावा 30.3 करोड़ रुपए दिसंबर 2021 तक व्यय किए जाएंगे। लाभान्वित की बात करें तो लाभान्वित महिलाएं 30% है, अल्पसंख्यक 15% है, दिव्यांग 3% है। इसके अलावा ओबीसी और की बात करें तो जनसंख्या के अनुपात में इनको लाभान्वित किया गया है और बजट तय है 500 करोड़ रुपए। योग्यता कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान इस योजना में लागू है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसकी मुख्य 5 विशेषताएं हैं। कौशल प्रशिक्षण और स्थापना के माध्यम से रोजगार, शहरी गरीबों को प्रशिक्षित करने हेतु 15,000 रुपये और पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के गरीबों हेतु 18,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। सामाजिक एवं एकजुटता और संस्थान विकास लोगों के प्रशिक्षण हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये प्रारंभिक समर्थन। इसके अलावा पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50,000 रुपये। इसके अलावा शहरी स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे एवं क्षमता विकास, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना। शहरी बेघर व्यक्तियों को आश्रय स्थल, निवास, रेन बसेरा उपलब्ध करवाना। प्रति लाख की आबादी पर 100 व्यक्तियों का आश्रय स्थल होना। शहरी गरीबों को सब्सिडी, सूक्ष्म उद्यमों को समूह की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा। व्यक्तिगत परियोजनाओं हेतु 2 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों को हेतु 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाना इस योजना की मुख्य विशेषता है। अब चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी और इसमें केंद्र और राज्य के मध्य अनुपात कितने प्रतिशत है और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस विभाग द्वारा संचालित होती है। तो यह है आवास एवं शहरी गरीबी उपशयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। इसमें केंद्र और राज्य का सामान्य राज्य की बात करें तो 60:40 है और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो 90:10 है। योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को की गई थी। अब बात करते हैं अगली योजना और अंतिम योजना की। अंतिम योजना है इंदिरा रसोई योजना। यह तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर शुरू की गई थी। कहने का मतलब है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत
तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2020 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजीव गांधी की जयंती पर किया गया था। कहने का मतलब 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती आती है और राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की टैगलाइन है, कोई भूखा न सोई। बजट की बात करें तो बजट 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इससे पहले पूर्व योजना अन्नपूर्णा योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसमें नाश्ता, दोपहर और रात्रि का भोजन दिया जाता था। कहने का मतलब है, इस योजना से पहले अन्नपूर्णा योजना बीजेपी की सरकार में संचालित थी, जिसमें नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का भोजन दिया जाता था। लेकिन उसके बाद इस योजना का नाम परिवर्तित करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया था और नई योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की जयंती पर सीएम अशोक गहलोत द्वारा तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर शुरू की गई थी। इसके अलावा यह सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी सदस्यों से इस योजना का सभी 213 नगरीय निकायों में शुरुआत की गई थी। वर्तमान में नगरीय निकाय 240 हो चुके थे, लेकिन उस समय 213 नगरीय निकाय थे। दर की बात करें तो 8 रुपये प्रति थाली इसमें भोजन दिया जाता है। अनुदान 17 रुपये का राज्य सरकार देती है। कहने का मतलब 25 रुपये की थाली होती है, जिसमें 8 रुपये प्रति थाली खाने वाला वहन करता है और अनुदान की बात करें तो 17 रुपये राज्य सरकार वहन करती है। 25 रुपये की थाली में 8 रुपये देने पड़ते हैं और 17 रुपये राज्य सरकार वहन करती है। इससे पहले 12 रुपये राज्य सरकार वहन करती थी। इसके अलावा 8 रुपये प्रति थाली थे, लेकिन उस समय थाली की कीमत 20 रुपये थी, जिसमें 8 रुपये दर प्रति थाली थी। इसके अलावा 12 रुपये का अनुदान राज्य सरकार देती थी, लेकिन 2 फरवरी 2022 को 5 रुपये राज्य सरकार ने अनुदान बढ़ा दिए। इसलिए अब अनुदान 17 रुपये राज्य सरकार वहन करती है और 8 रुपये पर थाली के खाने वाले को देने पड़ते हैं। इसमें 1.34 लाख लोगों को प्रतिदिन व 4.87 करोड़ को प्रतिवर्ष भोजन उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। योजना की उद्देश्य की बात करें तो योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को कम दर पर भोजन उपलब्ध करवाना है। समय की बात करें तो इसमें दोपहर का खाना और रात्रि का खाना दिया जाता है। समय निर्धारित है, सुबह 8:30 से 1 बजे तक का लंच का टाइम होता है और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक डिनर का टाइम होता है। बैठकर भोजन करवाने की व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन इससे पहले अन्नपूर्णा योजना में जो बीजेपी सरकार द्वारा संचालित थी, उसमें नाश्ते की सुविधा उपलब्ध थी और इसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती व अचार दिए जाते हैं। नोडल विभाग की बात करें तो नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान मंत्री श्री शांति धारीवाल इसका नोडल विभाग है। नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, इसके मंत्री श्री शांति धारीवाल हैं, वो इसका नोडल विभाग है। जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं और प्राकृतिक आपदा के समय इसमें मुफ्त भोजन दिया जाता है। इस योजना में खाना बनाने के लिए सरकारी संस्था या एनजीओ का भवन का उपयोग किया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार का भी प्रावधान दिया गया है, जो कर्मचारी संस्था अधिकारी को दिया जाता है। राज्य स्तर पर फर्स्ट है उसे 21,000 रुपये, सेकंड है उसे 15,000 रुपये और थर्ड है उसे 11,000 रुपये का इनाम। और संभाग स्तर पर फर्स्ट को 15,000, सेकंड को 11,000 और थर्ड को 5,000 रुपये और जिला स्तर पर फर्स्ट को 11,000 रुपये इसमें इनाम दिया जाता है। यह इनाम कर्मचारी जो इंदिरा रसोई योजना में काम कर रहे हैं, जो संस्था इनके लिए काम कर रही है, जो अधिकारी इसके लिए काम कर रहे हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना, जिसमें दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं लोगों को भोजन का वितरण कर सकती हैं। राज्य सरकार की तरफ से उन्हें 17 रुपये का अनुदान नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, कोई भी दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं लोगों को भोजन का वितरण कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसे 17 रुपये का अनुदान नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक रसोई संचालन को एक मुश्त 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान है। स्थानीय संस्थाओं को सेवा भाव व सहयोग से रसोई का संचालन किया जाता है। कहने का मतलब जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो अपने सेवा भाव से और सहयोग से रसोई का संचालन कर सकती है, लेकिन जिला स्तरीय समिति की आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू और भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता, रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग, SMS गेटवे की सुविधा भी है। कहने का मतलब है, जिला स्तरीय समिति आवश्यकता अनुसार स्थान चेंज कर सकती है, मेनू चेंज कर सकती है और भोजन समय के चयन की भी स्वतंत्रता है, वो भी उन्हें चेंज कर सकती है। इस योजना में राज्य और जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता की जांच की जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राज्य जिला स्तरीय प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है। स्थानीय संख्याओं को चयन की प्राथमिकता है। योजना की स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाएगी। थालियों की संख्या की बात करें तो नगर निगम में 300 थाली दोपहर और 300 थाली शाम को, नगर परिषद में 150 थाली दोपहर और 150 थाली शाम को और नगर पालिका में 150 थाली दोपहर और 150 थाली शाम को दिए जाते हैं। लेकिन नए बजट के प्रावधान के अनुसार अब ये नगर निगम में 200 थाली, नगर परिषद और नगर पालिका में 100 थाली का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 240 नगरीय निकाय है। इसके अलावा सहयोग की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, संस्था, कॉरपोरेट फर्म आर्थिक सहयोग कर सकते हैं।
इसके लिए दान सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक अकाउंट में औद्योगिक व्यापारिक संस्थान CSR फंड में दिए जाएंगे। इस योजना में 16 दिसंबर 2022 तक 870 रसोइयों का निर्माण हो चुका था, जो शुरुआत में 358 इंदिरा रसोई से इसकी शुरुआत की गई थी। 16 दिसंबर 2022 तक 870 रसोइयों का निर्माण हो चुका था। बजट 2023-24 में फिर से प्रावधान दिया गया है, फिर से चेंज किया गया है। रसोइयों की संख्या 1000 होनी थी, जो अब इसे 2000 करने की घोषणा कर दी है। पहले 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था, फिर 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था बजट 2022-23 में। अब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2023-24 में। कहने का मतलब है, जब योजना लागू हुई थी तब बजट था 100 करोड़ रुपए, फिर 2022 और 2023 के बजट में 250 करोड़ रुपए किया गया था, और जब अब 2000 की संख्या होने पर इंदिरा रसोई की अब बजट हो गया 700 करोड़ रुपए। बजट 2023-24 के अनुसार रसोइयों की संख्या 2000 करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए बजट 700 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। अब इंदिरा रसोई योजना में रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार किया जाए। कहने का मतलब अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना को लागू किया जाएगा। अगर नगर निगम की बात करें तो 87 रसोइयाँ का प्रावधान किया गया है कि नगर निगम में 87 से ज़्यादा रसोइयाँ नहीं हो सकती, और इसके लिए राज्य जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। और ये आज की अंतिम योजना भी समाप्त हो चुकी है। अब इस योजना के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इस योजना से ये पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इंदिरा रसोई योजना का मुख्य संकल्प क्या है? तो इंदिरा रसोई योजना का मुख्य संकल्प कोई भी भूखा न सोए। इंदिरा रसोई योजना में लाभार्थी को शुद्ध, ताज़ा व पौष्टिक भोजन प्रति थाली किस दर पर प्राप्त होता है? तो यह 8 रुपये प्रति दर पर लाभार्थी को शुद्ध, ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन प्रति थाली प्राप्त होता है। इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान कितने रुपए का दिया जाता है? तो प्रति थाली अनुदान 17 रुपये का राज्य सरकार वहन करती है। इसके लिए बजट का प्रावधान कितना दिया गया है? तो बजट प्रारंभ में 100 करोड़ का था, 22-23 में 250 करोड़ का हो गया, और उसके बाद 23-24 में बजट 700 करोड़ रुपए हो गया है। इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली की दर 25 रुपये में से राज्य सरकार प्रति थाली कितना अनुदान देती है? तो प्रति थाली 17 रुपये राज्य सरकार अनुदान देती है। 8 रुपये थाली खाने वाले को देना पड़ता है। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट 2022-23 में इंदिरा रसोई की संख्या कितनी करने का प्रावधान किया गया था? तो बजट 22-23 में इंदिरा रसोई योजना का प्रावधान 1000 रसोई का किया गया था। कहने का मतलब है, शुरुआत में 870 रसोइयाँ 16 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुकी थी। इससे पहले 358 रसोई के साथ इस योजना का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बजट 22-23 में 1000 रसोई की घोषणा की गई थी, लेकिन अब बजट 23-24 में 2000 रसोइयों की घोषणा कर दी गई है। अब कहने का मतलब है, अब इंदिरा रसोई योजना में रसोइयों का ग्रामीण क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये 8 योजना थी जिसका हमने कंप्लीट और शॉर्ट नोट्स के रूप में विस्तारपूर्वक से अध्ययन किया है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी चर्चा की है। तो आपको अब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकतम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे, और 2-3 क्वेश्चन बजट के आधार पर और अपडेट के साथ पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।